Hello friends, welcome to Competition Billiards. Today we will learn daily current affairs from Indian Express, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा करंट अफेयर से लगभग 10 to 15 क्वेश्चन रहता है। और इस बार तो 24 मई को लगभग 60% क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही पूछ दिया गया। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो डेली करंट अफेयर्स का नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस का जो है कुछ टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको मैंने लिया है। फर्स्ट है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, सेकंड कॉप प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, थर्ड फेरोसिन ऑर्गेनामेटेलिक कंपाउंड एंड फोर्थ 16th फाइनेंस कमीशन फेडरलिज्म एंड फिफ्थ नालंदा यूनिवर्सिटी इपिक डिप्लोमेसी। यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल में आपको बताया। तो ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर जो कि है हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है, क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक, सेकंड गौ संरक्षण संवैधानिक आयाम, थर्ड फेरोसिन ऑर्गेनामेटेलिक यौगिक एंड फोर्थ 16वां वित्त आयोग संघवाद एंड फिफ्थ नालंदा विश्वविद्यालय महाकाव्य। ये सब टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इसको इरेजिट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम पेन लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, जो कि जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड रिलीजन ग्रुपिंग्स। तो यहाँ पे हम कुछ क्वाड के बारे में समझेंगे। तो क्वाड जो है, क्वाड का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। तो क्वाड द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि आपका इसका फुल फॉर्म हो गया क्वाड का। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी, द क्वाड हमको बताता है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली, चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स Minister S. Jaishankar and attended by counterparts from the US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का कुछ और भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वाड जो है हमारा, क्वाड जो रिप्रेजेंट करता है 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 35% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, और ये 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को भी कवर करता है क्वाड। तो क्वाड का हम की डेवलपमेंट यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, की डेवलपमेंट। ओके, बी रेज इट। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्वाड का की डेवलपमेंट। फिर से पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेजर फेलर्स फ्रॉम क्वाड की डेवलपमेंट के द्वारा है, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेविगेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैरीटाइम एंड नेविगेशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसा कि दोनों ही लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, चीन पर निर्भरता कम करने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के लिए संयुक्त ढांचा बनाया गया है क्रिटिकल मिनरल्स क्वाड के द्वारा। और मैरीटाइम सिक्योरिटी एडवांसिंग IPMDA टू काउंटर इलीगल फिशिंग एंड नेविगेशन टेल्स अबाउट फ्रीडम ऑफ ग्लोबल कॉमर्स थ्रू स्टेट ऑफ हार्मज ग्लड रुमुत के माध्यम से निर्बाध व्यापार का आहन है। तो यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा IPDA के बारे में। IPMDA इन मई 2022 द US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस अ न्यू मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव, द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA एट द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट इन टोक्यो। तो ये सब आपका पॉइंट कुछ हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ काउ प्रोटेक्शन, ये जो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड में है। तो ये जो काउ प्रोटेक्शन लीगल, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। तो ये हो गया जीएस पेपर 1 को कवर करता है, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है काउ प्रोटेक्शन लीगल पीरियड्स। तो यहाँ पे आप जानेंगे हम काउ प्रोटेक्शन लीगल पीरियड के बारे में, जो कि यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका आर्टिकल एंड ड्यूटीज़ का। तो हिस्टोरिकल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट इसका कुछ जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, कि क्या कहता है। द वेनरेशन ऑफ काउ इन इंडिया डेट्स बैक टू द वैदिक पीरियड। इन ऋग्वेदा मिल्क यील्डिंग काउज आर रिफर्ड टू एज अगन्या, and in Buddhism, Jainism, and Hinduism, the cow came to symbolize maternal maternal care, non-violent generosity, and अगेंडेंट सीक्वेंस है। तो इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ, भारत में गौ संरक्षण और इसकी
कविता इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, जो कि ऋग्वेद के दुधारू गाओं और अन्य अनन्य न मानने योग्य कहा गया है। समय के साथ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में अहिंसा के सिद्धांत के प्रसार के साथ गाय मातृत्व, अहिंसक उदारता और कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ का प्रतीक बन गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48 डीपीएसपी क्या कहता है। डायरेक्ट स्टेट, फर्स्ट पेन ले लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे आर्टिकल 48 क्या कहता है, डीपीएसपी, डायरेक्ट स्टेट टू प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ काउज, क्लेब्स एंड इम्प्रूव्स ब्रीड। तो हिंदी में आपको मैं समझाता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है। यह विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों के संरक्षण व सुधार के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है, जो कि आर्टिकल 41 टीपीएसपी हमें बतलाता है। तो आर्टिकल 51 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 51 हमें कहता है फंडामेंटल ड्यूटी टू हैव कैपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। आर्टिकल 51 जो हमें कहता है अनुच्छेद, सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें। और ये थर्ड जो हो गया पॉइंट आपका, जुडिशियल स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड टोटल बैन ऑन स्लॉटर, मिर्ज़ापुर केस 2005। जो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहते हैं कि जैसे गुजरात राज्य बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात 2005 का है, स्पष्ट किया है कि गायों के पूर्ण वध पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह संवैधानिक है और यह ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। तो चलते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं और टॉपिक 3 की ओर चलते हैं। तो टॉपिक 3 आपका जो है, पेन ले लेते हैं यहाँ पे। टॉपिक 3 जो आपका है फेरोसिन ऑर्गेनोमेटेलिक्स, जो कि आपका जीएस पेपर 3 है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं फेरोसिन के बारे में जानते हैं। तो फेरोसिन का केमिकल फार्मूला हो गया FeC5H5O2, क्योंकि आपका नीचे आपका मेंशन होगा, तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका फार्मूला। वी टेक इट पेन एंड हेयर इज केमिकल फार्मूला ऑफ फेरोसिन FeC5H5O2। ओके, तो फेरोसिन का डिफिनीशन क्या हो गया। तो फेरोसिन का डिफिनीशन मैं आपको यहाँ बता दूँ। फेरोसिन इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 साइक्लोपेंटेडाइन रिंग्स बॉन्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ a central iron atom. This sandwich-like molecular structure yearned to discover the Nobel Prize in Chemistry in 1973. इसका एक की प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ। इट इज़ हाईली स्टेबल, रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड exhibits remarkable electrochemical properties, reversible oxidation reduction. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो हो गया, क्या हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स बॉन्ड इन सेंट्रल आयरन एटम के प्रति है और इसका स्ट्रक्चर हो गया सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। और जो इसका यूज हो गया है फ्यूल एडिटिव्स, एंटी नॉक नैनो टेक्नोलॉजी CNTS एंड मेडिसिन एंटी मलेरियल में इसका यूज होता है C5H5 का। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे ये बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, पेन ले लिया और ये हो गया आपका C5H5। ओके, तो C5H5 का रिंग हो गया एंड फिर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे Fe ले लेंगे और Fe के बाद फिर से डबल बॉन्ड देंगे और C5H5 करेंगे। तो C5H5 जो हो गया एक सैंडविच स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे एक सैंडविच स्ट्रक्चर रहेगा और ये जो सिंगल ये अपर वाला C5H5 है वो आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड ये Fe इज आयरन एटम, जो कि आप सब लोग जानते हैं। ओके, आयरन एटम इरेज कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो टॉपिक 4 जो है आपका द 16th फाइनेंस कमीशन। द 16th फाइनेंस कमीशन जो कि जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड फेडरलिज्म। तो इंडियन इकोनॉमी और फेडरलिज्म के यहाँ पे समझेंगे। तो इक्विटी एंड इफ़िशियंसी, तो इक्विटी और इफ़िशियंसी को यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे। तो 60 फाइनेंस कमीशन जो है जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी और इफ़िशियंसी को समझेंगे। तो कोर इशू जो है आपके यहाँ पे है,
The ongoing debate surrounding the 16th Finance Commission center on balancing vertical devolution, retaining a state share at 41% with the horizontal devolution criteria that redistribute revenue among states. ओके, तो हिंदी में मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। 16वें वित्त आयोग के संबंध के वातावरण व राज्यों को मिलने वाले ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण जिसे 41% पर बरकरार रखा गया और क्षैतिज हस्तांतरण के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरियन और इक्विटी एंड इफिशिएंसी। तो डिफिनीशन हो गया यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन इनकम डिस्टेंस 51% वेट। एफिशिएंसी हो गया यहाँ पे रिवार्ड फॉर फिजिकल डिसिप्लिन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। इम्पैक्ट जो पड़ता है यहाँ पे बेनिफिट्स वीकर स्टेट, जो कि इसका बेनिफिट मिलेगा यूपी बिहार और एमपी वालों को। और एफिशिएंसी है यहाँ पे डिमांड बाय डेवलप्ड साउदर्न स्टेट। एंड चैलेंज जो हो गया आपका इनकम गैप क्रिएट्स हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस एंड डेवलप स्टेट फील पेनलाइज्ड फॉर ग्रोथ। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नालंदा एपिक डिप्लोमेसी। नालंदा एपिक डिप्लोमेसी, तो नालंदा एपिक डिप्लोमेसी जो है मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ रामायणा एंड महाभारत इनटू डिप्लोमेसी करिकुला। जो कि ये एपिक डिप्लोमेसी है जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 4 में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं नालंदा एपिक डिप्लोमेसी। तो जो द न्यूली रिवेलेड नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार हैज़ इंटीग्रेटेड लेसन फॉर क्लासिकल इंडिया एपिक्स लाइक रामायणा एंड महाभारत into diplomacy and strategic studies curricula। हिंदी में मैं इसको बताता हूँ। बिहार को जो नालंदा एपिक डिप्लोमेसी है इसका एम है, संदर्भ है, बिहार के पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय ने कूटनीति और रणनीति अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत जैसे पारंपरिक भारतीय महाकाव्यों के अध्यायों को शामिल किया। तो यहाँ पे वैकल्पिक रणनीति दृष्टिकोण के समय यहाँ पे यूरोपियों वेस्ट इंडीज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ढांचे से हटकर स्वदेशी अवधारणा जैसे धर्म, श्रम और दंड को बढ़ावा देना है। और यहाँ पे धर्म को राइटियस ड्यूटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, दंड जस्टिफाइड यूज ऑफ फोर्स एंड सम शांतिपूर्ण वार्ता, जो कि नालंदा एपिक डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात कर रही है। नालंदा एपिक डिप्लोमेसी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है धर्म, दंड एंड सम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लेंगे और ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इरेज करते हैं जो हमने टॉपिक बोला था, 5 पॉइंट हमने बोला था, इसे इरेज करता हूँ। इरेज हो गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है जो अभी हमने फेरोसीन के बारे में पढ़ा था, फेरोसीन ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसको कमेंट भी कर सकते हैं और देखता हूँ आपको बता करके। फेरोसीन इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद आयरन एज ए सेंट्रल एटम। तो मैंने आपका स्ट्रक्चर भी बना करके दिखाया था। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा आप अपना आंसर बता सकते हैं, बस इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। फेरोसीन इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद आयरन एज अ सेंट्रल एटम। मैंने आपको बताया ही था स्ट्रक्चर बना करके कि आयरन सेंट्रल एटम है और C5H5 बोथ साइड से डबल बॉन्ड से गिरा हुआ है। C5 क्या हो जाता है फेरोसीन ऑर्गेनोमेटेलिक जो होता है आयरन एज ए